आज हम बात करेंगे गुलाम वंश के सबसे शक्तिशाली और क्रूर शासक की। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं आज गुलाम वंश के सबसे क्रूर शासक गयासुद्दीन बलबन की। गयासुद्दीन बलबन के बारे में इतिहासकारों का कहना है कि वो इतना निर्दयी और क्रूर था कि वो अपने विरोधियों के जिस्म से चमड़ी उधड़वा लेता था। आप कल्पना कीजिए कि एक जिंदा आदमी के सर से पांव तक अगर उसकी चमड़ी उधड़वा ली जाए तो उसकी पीड़ा, उसकी यातना क्या होगी। इस तरह का निर्दयी और क्रूर शासक था गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन अपने विद्रोहियों को हाथी के पैरों तले कुचलवा देता था, अपने विरोधियों को सख्त से सख्त सजा देता था, उनकी बेरहमी से हत्या कर उनके शवों को उनके घरों के सामने टंगवा देता था, बाजारों में टंगवा देता था। ऐसे ही क्रूर और निर्दयी शासक के बारे में आज हम बात करेंगे। मैं हूं आसिफ और आपका स्वागत है नमता आसिफ लाइव ब्लॉग में। गयासुद्दीन बलबन का जन्म 1216 में तुर्किस्तान में हुआ था, जो अब कजाकिस्तान का एक शहर है। गयासुद्दीन बलबन के पिता एक बहादुर सरदार थे और मंगोलों से युद्ध हुआ। उस युद्ध में गयासुद्दीन बलबन के पिता हार गए। आपको बता दूं कि गयासुद्दीन बलबन का पहले बहाउद्दीन नाम था। जब वो अपने पिता के साथ था तुर्किस्तान में, उस समय वो बहाउद्दीन के नाम से जाना जाता था। मंगोलों ने बहाउद्दीन उर्फ गयासुद्दीन बलबन को बसरा के एक व्यापारी ख्वाजा जमालुद्दीन के हाथ बेच दिया। जमालुद्दीन दास दासियों का व्यापार करता था। करीब 1232-33 में जमालुद्दीन भारत आया, साथ में बलबन को भी लेकर आया। दिल्ली में जहां पर दास दासियों की मंडी लगती थी, जहां पर जानवर बेचे जाते थे, बलबन को भी बेचने के लिए बाजार में खड़ा किया गया। उस समय भारत में गुलाम वंश में का जो शासक था वो इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश ने बलबन को खरीद लिया। थोड़े ही समय में इल्तुतमिश के बलबन बहुत करीब हो गया, क्योंकि बलबन शुरू से ही बहुत ही प्रतिभाशाली और मेहनती था। धीरे धीरे वो इल्तुतमिश का बहुत ही वफादार और ख़ास बन गया। उस समय शासन चलाने के लिए इल्तुतमिश ने एक 40 लोगों का संगठन बनाया था, जिसे तुर्क चहलगामी कहते थे। इल्तुतमिश ने तुर्क चहलगामी में गयासुद्दीन बलबन को भी शामिल कर लिया। 1236 में इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई, लेकिन इल्तुतमिश ने इसको तुर्क के चहलगामी का सदस्य बना रखा था और वो बलबन बहुत ही सक्रिय और मजबूती के साथ उस संगठन में था और वो अपनी सलाहियत, अपनी योग्यता से काफ़ी उसने ऊंचा मुकाम हासिल कर लिया था। 1266 में जब गयासुद्दीन बलबन दिल्ली का सुल्तान बना तो उसने सबसे पहले काम किया कि तुर्क के चहलगामी जो संगठन था उसको ख़त्म किया। गयासुद्दीन बलबन खुद उस संगठन का सदस्य था। उसको मालूम था कि तुर्क चहलगामी जब तक रहेगी वो खुलकर शासन नहीं कर पाएगा। आपको मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि इल्तुतमिश ने अपने आप को मजबूत करने के लिए, अपने विरोध रोकने के लिए अपने शासनकाल में एक संगठन बनाया था 40 तुर्क सरदारों का, जिसको कहते थे तुर्क चहलगामी या चालीसा कह लीजिए आप उसको। और धीरे धीरे वो संगठन इतना मजबूत हो गया था कि सुल्तान सिर्फ नाम मात्र का होता था, संगठन ही सारा फैसला करता था। आप ऐसे कह लीजिए कि संगठन जो फैसला करता था उस फैसले का को सुल्तान नहीं बदल सकता था। एक स्टैम्प के मानिंद जो है सुल्तान उस समय रहता था। बलबन को खुद उस संगठन का सदस्य था। उसको मालूम था अगर मुझे हुकूमत करनी है तो मुझे इस संगठन को तोड़ना पड़ेगा। सबसे पहले उसने उस संगठन को तोड़ा और सुल्तान की खो गई जो गरिमा थी उसको वापस लाने की उसने प्रयास किया। शायद यही कारण था वो इतना निर्दयी हुआ, इतना क्रूर हुआ, क्योंकि उसको मालूम था अगर हम निर्दयी और क्रूर नहीं होंगे तो ये तुर्क चहलगामी के जो सरदार हैं उसको ठीक से हुकूमत नहीं करने देंगे, उसको भी अपने पूर्ववर्ती सुल्तानों की तरह रबर स्टैम्प बना के रखेंगे। गयासुद्दीन बलबन ने सुल्तान की खोई हुई प्रतिष्ठा को वापस पाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण चीज काम किए। उसने सबसे पहले अपने दरबार को चेंज किया। उसने ईरान की तर्ज पे अपने दरबार को सजाना शुरू किया। ईरान की तरह जो भव्य आलीशान दरबार होता था उस तरह से उसने जो है अपने दरबार को सजाया। उसने अपने दरबारियों के लिए ड्रेस कोड निर्धारित किया। उसने
दरबार में दरबारियों या किसी का हंसना पे पाबंदी लगा दी कि दरबार में जब बलबन रहेगा तो कोई भी दरबारी हंस नहीं सकता है। गयासुद्दीन बलबन ने दरबार में शराब पी के आने की मनाही कर दी और उसने सार्वजनिक स्थानों पर भी ये ऐलान किया कि कोई शराब पीकर नहीं रहेगा। उसने अपने आप को एक मजबूत सुल्तान बनाने के लिए दो प्रथाओं का चलन शुरू किया। एक थी सजदा, दूसरी थी पैबोस। सजदा का मतलब ये था कि जो भी दरबार में जाएगा सबसे पहले वो गयासुद्दीन बलबन के सामने घुटनों के बल बैठ के सर झुका के उसको सजदा करेगा। और दूसरी प्रथा उसने जो शुरू की थी वो पैबोस थी कि जो भी दरबार में आएगा वो गयासुद्दीन बलबन के पैर का बोसा लेगा। बोसा का मतलब होता है कि उसके पैर को चूमेगा। ये दो प्रथा जो उसने शुरू की, इससे हड़कंप मच गया। शायद यही कारण था कि गयासुद्दीन बलबन ने अपने आप को इतना क्रूर बनाया कि किसी की हिम्मत ना हो कि उसके हुक्म के खिलाफ सर उठा सके। जब गयासुद्दीन बलबन दरबार में आता था तो एक जलजला सा आ जाता था। आपको मैं बता दूं कि गयासुद्दीन बलबन जब दरबार में आता था तो उसके चारों तरफ बहुत ही विशालकाय हट्टे कट्टे सिपाही होते थे जो नंगी तलवार लेके चलते थे और उनके घेरे के अंदर गयासुद्दीन बलबन होता था। एक दहशत का माहौल उसने बना रखा था, क्योंकि गयासुद्दीन बलबन को मालूम था कि अगर हम ज़रा सा भी कहीं चूक करेंगे तो ये तुर्क चहलगामी के जो सदस्य हैं, जो इनका मैं साथी था, आज उनका सरदार हूँ, वो मुझ पे मेरे विरुद्ध विद्रोह कर देंगे, मुझे मरवा सकते हैं। इसलिए उसने अपने आप को इतना क्रूर साबित किया कि किसी की हिम्मत ना हो मेरे खिलाफ सर उठाने की। मैं बात कर रहा था कि जब दरबार में आता था बलबन तो एक जलजला सा आता था, इतना उसने डरावना माहौल बना रखा था। बलबन कभी मुस्कुराता नहीं था, किसी को देखकर हंसता नहीं था। इस तरह का उसने एक माहौल बना रखा था कि किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि हंसकर बोल दे। बलबन ने लोगों को दहशत पैदा करने के लिए अपने विरोधियों को, मैंने आपको शुरू में बताया था, अपने विरोधियों के जिस्म से चमड़ी उधड़वा लेता था और अपने विरोधियों को हाथी के पैरों तले सरेआम कुचलवा देता था। इस तरह का एक माहौल उसने बना रखा था जिससे कि लोगों में दहशत पैदा हो गई थी और बलबन एक इतिहास में क्रूर और निर्दयी शासक के रूप में जाने लगा। बलबन गुलाम वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था। काफ़ी उसने युद्ध किया, काफ़ी समृद्ध किया उसने गुलाम वंश को और 1287 तक का उसका शासनकाल था। बहुत ही शानदार और गौरवपूर्ण उसका शासनकाल।